बता तो दिया था ना बेटा मैंने लास्ट क्लास में आपको कि वी विल कंटिन्यू फर्स्ट द पोर्शन दैट इज नॉट बीइंग डन इन द क्लास, पर थोड़ा सा इसे जल्दी में करेंगे। जैसे आज सेकेंड लास्ट क्लास है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर की, इसके बाद आई विल टेक ओनली वन मोर सेशन एंड आफ्टर दैट विल शिफ्ट टू द कार्बोनिल। यस और नो? यस मैम। यस तो बच्चा लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज करी थी अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स की, और बहुत अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स भी दिया था, साथ साथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया था। आज एक तो करेंगे प्रेपरेशन ऑफ फिनोल, ठीक है, और साथ में डील करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल से, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो फिनॉल को जब प्रिपेयर करना है तो व्हाट आर द वेज आउट, हाउ कैन वी प्रिपेयर द फिनॉल्स? लेट्स चेक इट आउट, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल्स को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तो हम वही लास्ट चैप्टर वाला यूज करेंगे, दैट इज आर हेलोएरीन। ठीक है बच्चा, हेलोएरीन को यूटिलाइज करेंगे हम। दिस इज अ Cl, और इसमें हम करते हैं NaOH का एडिशन 623 केल्विन पे और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। कोई बच्चा क्लास में बता सकता है कि क्या ये कोई नेमिंग प्रोसेस है? वेरी गुड, यस मैम। यस मैम। बताओ फिर। मैम डॉज प्रोसेस। शाबाश, वेरी गुड, गुड गोइंग। दिस इज अ डाउस प्रोसेस। देखो ये हम पहले कर चुके हैं। डाउस प्रोसेस बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन होगा हेलोएरीन का और फिजिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा इसका। ठीक है, तो दिस इज अ डाउस प्रोसेस। और जिन बच्चों को थोड़ा बहुत इसका मैकेनिज्म याद है उनको पता होगा कि इसमें 2 मोल्स ऑफ NaOH यूज होता है। यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो बताओ तो क्या इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है? कैन एनीबडी इन द क्लास टेल? सोडियम फिनॉक्साइड। यस मैम। मैंने इंटरमीडिएट पूछा, इंटरमीडिएट तुमने तो प्रोडक्ट बताया। बस यही चीजों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। देखो निकल जाएगा मैम, और ON जाएगा। हाँ हाँ हाँ, पर मैंने इंटरमीडिएट पूछा ना बेटा। चलो करते हैं, देख लेते हैं। NaOH के जब 2 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं ना तो उसमें से वाटर का लॉस हो जाता है। तो वाटर का लॉस हो जाएगा तो अपने पास एक तो ONA बचेगा, है ना, नेगेटिव में, और एक यहाँ पे Na+ है। तो होगा क्या, पहले तो जो आपका Na+ है वो Cl नेगेटिव को यहाँ से ले जाता है ऑब्वियसली। चलो मुझे ऐसे लिख देना चाहिए कि यहाँ पे ONA नेगेटिव आ गया और यहाँ पे आ गया आपका Na+, ऐसे होता है। ठीक है, तो क्या होगा पहला स्टेप, हु कैन टेल मी? किसी भी रिएक्शन में ना सबसे पहले जो करना होता है, अच्छा तुम बताओ, चलो मैं तो इतना ऑर्गेनिक सिखा ही चुकी हूँ। किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म को करने से पहले तो ये ध्यान रखा करो कि प्रोडक्ट को पता हो तो हम मैकेनिज्म करेंगे। ठीक है, मुझे तो ये कहना चाहिए कि बेसिकली मैकेनिज्म जो आपका प्रोडक्ट बनता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए होता है। ऑथेंटिसिटी कितनी है कितनी नहीं बता सकते। सबसे मैम फिनोल बनेगा। क्या बोल रहे हो बेटा? मैम फिनोल बनेगा, इससे पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। वो तो ठीक है, तुम्हारी बात दोनों की ठीक है। एक ग्रुप निकल जाएगा मैम, क्लोरीन निकल जाएगा, उनके लिविंग ग्रुप पे है ना। सबसे पहले क्या करना होता है ना, सबसे पहले एसिड और बेस खोजना होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है एसिड रिएक्शन। हाँ, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल खोजना होता है। तो ये वाली चीज को तो तुम न्यूक्लियोफाइल लेके चलोगे ना, हाँ या ना? यस मैम। ना, इतना तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद बच्चा जी तुम्हें खोजना है कि इसमें एसिडिक सेंटर कहाँ है। अब जैसे कि सब बच्चों को पता है कि क्लोरीन के केस में जो फैक्टर डोमिनेटिंग होता है वो -I इफेक्ट है। ठीक है, -I इफेक्ट होता है। तो -I इफेक्ट होता है तो ये वाले कार्बन पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं है, तो ये वाला हाइड्रोजन इसमें होता है एसिडिक। दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। उसके 2 कारण है। पहला कारण तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पर्सपेक्टिव है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे जो आपके पास क्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर वहां पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये एसिडिक हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका H है वो यहाँ से जाता है प्लस होके। ठीक है, तो जब यहाँ से H+ होके चले जाएगा, अभी कोई बच्चा क्लास में बोल भी रहा था, तो क्या होगा, Cl एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, Cl लीव कर जाता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे H के, हाँ या ना? यस मैम।
जो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे ना वो वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो इंटरमीडिएट बनता है ना बच्चे, इंटरमीडिएट बनता है बेंजाइन। मैं ये पूछ रही थी तुमसे, बाकी तुम्हारी सारी कहानियां ठीक है जो तुम बोल रहे हो। बेंजाइन देखो, ये न्यूक्लियोफाइल हुआ, ये एसिडिक हाइड्रोजन हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, H+ जो इसके साथ गया वो क्या आएगा, -HCl हो जाएगा इसमें, है ना। और बाकी HCl हो गया, और ये आपके पास थाई इसमें, ठीक है। वो बात की बात है कि NaCl बन जाता है, या मैं इसको अलग अलग ही लिख देती हूँ क्योंकि लास्ट में कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। -H+ हो गया आपका, -Cl हो गया। अब तुमने रेडी क्या करवाया, तुम लोगों ने रेडी करवाया ONA-। अब ONA- देखो, ये अगर इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है तो क्या हो जाएगा, तो आपके पास ये तो बेटा ऐसे ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे लग जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव पे ONA। यस और नो, ठीक है। अब आप किसी किसी भी साइड पे शिफ्ट करा सकते हो, कोई ऐसा प्रेफर्ड नहीं है। अब मैंने ऐसे शिफ्ट कराया, अगर आपका ऐसे मन करता है दूसरी साइड पे तो वो भी शिफ्ट करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। उसके बाद क्या होगा बताओ, H तो आपके मीडियम में था ही, है ना, तो H आप यहाँ पे लगा सकते हो, तो इसमें H+ वापस से आ जाएगा। तो जब H+ वापस से आ जाता है तो कुछ ऐसा बन जाएगा जैसे कि तुम लोग आंसर दे रहे थे कि मैडम सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। बिल्कुल सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, तो H+ यूज हो गया, और Cl एक Na के साथ होके -NaCl हो जाता है, ठीक है। ये वाला Cl इस वाले Na के साथ क्लब कर जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब तुमने तो देखा ही है कि रिएक्शन में एसिडिक कंडीशन प्रेजेंट है, H भी है Cl भी है, कोई एक मॉलिक्यूल तो होता नहीं है। तो HCl को लोगे तो ये क्या बन जाएगा, तुम्हारा फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेपरेशन में आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक तो फिनॉल बन जाएगा इससे। ऑफको वैसे मुझे ऐसे लिखना चाहिए, ये बेटर वे है, पता है इसका जो आंसर ये आ भी चुका है नीट में क्वेश्चन, पता डाउस प्रोसेस से बनता क्या है। डाउस प्रोसेस से सबसे पहले बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, उसके बाद हमें एसिडिक कंडीशंस देनी पड़ती हैं, मतलब अगर एसिडिफिकेशन करना पड़ता है, एसिडिफिकेशन के बाद आपके पास प्रेपरेशन आता है फिनॉल का, ठीक है। तो दिस इज अ फिनॉल। अब इसमें कौन कौन सी चीजें तुम्हें समझ में आई, कि सबसे पहले तो इसमें न्यूक्लियोफाइल है ये, और इलेक्ट्रोफाइल है एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरी बात आपको समझ में आई कि इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, बेंजाइन। क्लियर है नहीं क्लियर है बेटा? मैम क्लियर है। मैम क्लियर। मेथड है इसकी प्रेपरेशन का। सेकेंड मेथड है बच्चा जी फ्रॉम, ये आसान है रिएक्शन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, आपको याद होगा, व्हेन वी हैव डन बेंजीन, PH। हाँ बिल्कुल, बेंजीन की मेन रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन आपको पता होगा ओलियम से इसको ट्रीट करते हैं, अगर ओलियम याद रह जाए तो ठीक है, ये सोर्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नहीं तो आप इसे सल्फ्यूरिक एसिड ही लिख सकते हो, ये डाई वाला सल्फ्यूरिक एसिड होता है। आप सल्फ्यूरिक एसिड भी लिख दो कि तब भी काम चल जाएगा। तो आपके पास ये बन गया, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब आपको सबको पता है कि ये बहुत, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये, ठीक है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपके पास इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बनती है स्ट्रक्चर, ये आपने किया हुआ है, हाइड्रोकार्बन में भी किया। अब आपको पता है कि ये कोई बहुत स्टेबल नहीं है, SO3H बड़ा ग्रुप है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं। NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो देखो SO3Na आ जाएगा, फिर एसिडिक कंडीशंस है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा से रीजनरेट हो जाता है और हमारे पास वाटर आ जाता है ऊपर। मैं तो ये कहूंगी, मतलब जब हम इसको पढ़ाते हैं ना 11th क्लास में, तो इसको ये बोल देते हैं कि जितना भी चाहे आपकी एल्कीन के साथ रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड का, और तुम एल्कीन का सल्फोनिक एसिड बना रहे हो, चाहे आप बेंजीन का सल्फोनिक एसिड बना रहे हो, अगर एसिडिक कंडीशन इन्वॉल्व है और आपका वाटर एक्वस फॉर्म प्रेजेंट है, तो तुम्हें सिर्फ पानी का एडिशन करना होता है उसमें, और कुछ भी नहीं है, मतलब OH और H का एडिशन ही होता है। ऐसे इसमें भी, मतलब अगर आप इसमें भी रिएक्शन करते हो ना, चाहे टेम्परेरीली यहाँ पे लग जाता है CH3 एंड CH2,
OSO3H यानी कि SO4H, और ये टेम्परेरीली होता है। अगर एसिडिक कंडीशन में वाटर प्रेजेंट है तो ये वापस से क्या बना देता है, अल्कोहल बना देता है, और यहाँ पे ये फिनॉल बना देता है। क्योंकि ये इतना बड़ा ग्रुप ये स्टेबल नहीं है और वापस से रीजनरेट हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये तो मैंने वैसे ही बता दिया आपको, पर एल्कीन में भी यही रिएक्शन होता है और इसमें भी। तो दिस इज अ सेकेंड मेथड ऑफ एप्रेशन में तो कोई डाउट नहीं है, सबको पता है कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, कार्बोकेटायन बनता है और रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन बनता है। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे कि ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म। और इंटरमीडिएट क्या बनता है बेटा जी, इंटरमीडिएट बनता है इसमें कार्बोकैटायन। इंटर में ई नहीं आएगा ये वाला, तो आर को थोड़ा बड़ा कर लो, कार्बोकैटायन। और वो भी कार्बोकैटायन बहुत बहुत स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यस और नो? ठीक है जी। Yes, ma'am. चलो, तो ये कहानी तुम कर लोगे, कुछ भी इसका ट्विस्ट आया तुम कर पाओगे सॉल्व। थर्ड रिएक्शन है फ्रॉम द क्यूमीन, या पहले BDC वाला कर लेते हैं, वो आसान है। फ्रॉम द बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स, फ्रॉम द बेंजीन डाइजोनियम salts, बेंजीन डाइजोनियम। तो BDC बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है, और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से रिएक्शन होता कैसे है, सब बच्चों को पता है, लास्ट क्लास में भी इसका रिएक्शन किया था। अब ना ये जो टोटल प्रोसेस है, मतलब BDC से N2 बना के रिमूव करके सब कुछ देना, ये डैम स्नो प्रोसेस होती है ऑर्गेनिक में। वैसे जब मैं आपको रिवीजन कराऊंगी, फुल टेस्ट पेपर होगा, तब इसके और भी क्वेश्चंस देंगे, इस चैप्टर में नहीं है वो। वहां पे रिंग एक्सपेंशन का आता है कॉन्सेप्ट, या रिंग फॉर्मेशन का ओपन चेन से, या मैं नेक्स्ट क्लास में भी ले आऊंगी वो क्वेश्चन, उसमें भी कर लेंगे। अच्छा चलो, डाइएजिटाइजेशन की कंडीशन सब बच्चों को पता है। Yes, ma'am. and HCl. हाँ, HCl। और एक और चीज है, बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Ma'am, ice cold conditions. आइस कोल्ड कंडीशन। सिर्फ तन्वी पढ़ रही है, बाकी बच्चा कोई नहीं पढ़ रहा क्लास में? बाकी आराम से सो रहे हो क्या? गुड मॉर्निंग नहीं हुई अभी? पार्टिसिपेट किया करो क्लास में, अब तो सिर्फ यही प्रिपरेशन ही रह गया है। अब कौन सा तुम्हें स्कूल जाना होता है? ये बच्चा ये बन गया, और इसके ऊपर N2+ और Cl नेगेटिव, इसका नाम है BDC। इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, में इसके साथ लिख देती हैं, BDC होता है ये। चलो, अब इसको वाटर के साथ वार्म कर लो। याद है ना, सैंडमेयर और गटरमैन करते थे? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ना गटरमैन है ये सिंपल एक, सैंडमेयर और गटरमैन में तो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाते थे ना ऐसे, एक में कॉपर हैलाइड और एक में कॉपर का पाउडर यूज करके। अब अगर इसको वार्म कर देते हैं वाटर के साथ, तो ये फिनॉल बन जाता है। ऐसे ही अगर इसको KI के साथ वार्म कर देते हैं तो ये बन जाता है क्या, आइडोबेंजीन। और अगर इसको फ्लोरीन के सॉल्ट के साथ कर देते हैं तो फ्लोरोबेंजीन। तो ये तीनों चीजें, एक बॉल्स स्टीमन रिएक्शन होता है फ्लोरोबेंजीन बनाने का, ये तीनों सैंडमेयर गटरमैन के अंडर नहीं आती हैं, क्लोरोब्रोमो वाले सैंडमेयर गटरमैन के अंदर आते हैं। तो ये फिनॉल बन गया आपका। ठीक है जी। अब ये है आपका अगला मेथड। अब जो सबसे ज्यादा जिसको मेरे को बोलना चाहिए, इंडस्ट्रियल स्केल पे जब बनाया जाता है फिनॉल, तो वो क्यूमीन से बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, बिकॉज हर एक रिएक्शन को मुझे मैकेनिज्म कोई तुम्हें पेपर में पूछेगा नहीं, हाँ बट रीजनिंग पूछेगा कि ये चीज देखो, पढ़ते तो सभी यही है ना। अब उसमें किस क्या हुआ है एक्चुअली में, ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव में। चलो, कौन बच्चा मुझे बताएगा कि ये किस टाइप का रिएक्शन है? देखो, रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, रीअरेंजमेंट होता है, दिस एंड दैट। व्हाट टाइप ऑफ अ रिएक्शन इज दिस एंड व्हाट इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट? बेंजीन वाले क्वेश्चन में ना सोचना ही नहीं है, बेंजीन में प्रॉब्लम ही नहीं है। बेंजीन वाले क्वेश्चन, हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रोफाइल क्या है इसमें? NO2+। ठीक है, इसका अटैक होता है यहाँ पे, और उसके बाद डिफरेंट स्टेप्स फॉलो होते हैं, तब हम यहाँ की कहानी तक पहुंचते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, NaNO2 बन जाता है और NaCl आ जाता है, उसमें नाइट्रोनियम आयन इसमें जाता है।
चलो ये तो पुराना हो गया, तो इसका कोई वो नहीं है। और रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होगा फिर इसमें? कार्बोकेटायन। रिएक्शन इंटरमीडिएट तो कार्बोकेटायन ही होगा ना। यस मैम। फोर्थ है फ्रॉम द क्यूमीन्स। देखो क्यूमीन का, क्यूमीन को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बेंजीन के ऊपर CH और CH3CH। हाँ बिल्कुल ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब ये जो तुम्हारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, जैसे कि अभी एक स्टूडेंट ने बताया कि बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल लगा दो। अब आइसोप्रोपाइल तो भैया यही होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड हो जाएगा? ये इस तरीके से ऐड होता है, देखो CH3 ये OOH लग जाता है। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। हाँ क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, ये बिल्कुल सही। ये बन गया तुम्हारा क्यूमीन हाइड्रो। आगे एसीटोन और मैम फिनॉल और एसीटोन बनेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, उसमें वाटर डालेंगे और H+ डालेंगे तो फिनॉल और वाटर बनता है इसमें। फिनॉल और एसीटोन नॉट वाटर। इसमें ना होता है माइग्रेशन है, तो ये भी चीज वही है, पैरोक्साइड लिंकेज बनती है। और पैरोक्साइड जहां पे भी आ जाए ना जिंदगी में, याद रखा करो ये वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये वीक बॉन्ड है, ब्रेक हो जाएगा तो एक डॉट यहाँ पे आ गया, एक डॉट यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे माइग्रेशन होता है। मैं माइग्रेशन बता देती हूँ, मतलब बहुत सारे बच्चों के माइंड में चल रहा होगा ये बहुत डिफिकल्ट है, कैसे हो गया कैसे नहीं। ऑक्सीजन के इंसर्शन 2 पॉइंट इसमें याद रखने हैं जिसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। पहली बात तो पैरोक्साइड एक वीक लिंकेज होता है, पैरोक्साइड एक वीक लिंकेज है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये याद रखनी है कि यहाँ पे माइग्रेशन होता है। आपको लास्ट क्लास में मैंने हापुर बताया था शायद, है ना? यस मैम। यस मैम बताया था। HPH और R होता है। अब देखो ये वाला फ्री रेडिकल है, ये वाला और ये वाला दो फ्री, इसको तो O बना लो, ये फ्री रेडिकल है, ठीक है। ये दो फ्री रेडिकल बन गए, ठीक है। अब क्या होगा, इस वाले पे क्या क्या ग्रुप लगा हुआ है? एक तो लगे हुए हैं आपके मिथाइल ग्रुप और एक लगा हुआ है फिनाइल ग्रुप। तो फिनाइल ग्रुप माइग्रेट कर जाता है, फिनाइल का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड R से ज्यादा है, तो ये फिनाइल यहाँ से माइग्रेट करके इसके साथ चला जाता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन कपल हो जाते हैं। देखो जिन बच्चों को तो ज्ञान हो रहा है, समझ रहे हैं, जो उनको हो रहा होगा, बाकियों को लग रहा होगा मैडम ने इतने सारे एरो बना दिए। फिर से समझ लो, पहले ऑक्सीजन का इंसर्शन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन बीच में आ गया। उसके बाद ये पेरोक्साइड लिंकेज वीक होती है, पेरोक्साइड वीक लिंकेज होती है, तो ये ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। उसके बाद पीएच का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड R से ज्यादा होता है, तो यहाँ से पीएच माइग्रेट करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो वो इसके साथ लग जाएगा। और जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ये दो आपस में बन के एसीटोन। समझ में आई कहानी? नहीं आई? इसमें यस बिल्कुल मैम। यस मैम। चलो अच्छी बात है जी, आगे चलते हैं। ये कुछ मेथड ऑफ प्रेपरेशन थे फिनॉल के, 4 मेथड्स। साथ साथ में ना इस चीज के क्वेश्चंस करने बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि किस तरीके से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं चलो इसका आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ कि कैसे पूछा गया था। बाकी CBSE का तो आप लिख के आए हो, आपको आइडिया होगा ही होगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था फिनॉल का प्रेपरेशन एनिलीन से, वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलो अब एक क्वेश्चन मैं देती हूँ, बस दो तुम 1 मिनट लेना इसको, है ना। अरेंज द फॉलोइंग, इससे GOC चेक हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। पहला है ये, और जो भी बताएगा एक्सप्लेन करना है उसको। एक्सप्लेन करने से मत डरा करो, तभी तो मुझे पता लगेगा तुम्हारी केमिस्ट्री कैसी है। ये है बच्चा 1। 2 है तुम्हारा C6H5OH। थर्ड है तुम्हारा
ये, और ऑर्डर आपको देना है इसका, मैं गलत ऑप्शन लिखूंगी नहीं, आप इसको दे लेना। ठीक है, दूसरा है कि HI है, HBr है, HCl है और HF है। मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड अल्कोहल कौन है? मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड अल्कोहल। गिविंग यू द 1 मिनट, करो फटाफट से, जल्दी से करो। हम सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, सेकंड पार्ट क्या है इसका? इसका सेकंड पार्ट है कि ये चीजें दे दी HI, HBr, HCl, HF। आपको बताना है कि अल्कोहल से अगर इनको रिएक्ट करेंगे तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। हाँ जी बताओ, फर्स्ट का आंसर क्या होगा? अभी तक एक ही बच्चे का रिप्लाई आया है, तन्वी का। मैम थर्ड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट। अच्छा, आपका नाम क्या है? मैम साहित्य पूरा। क्या नाम है बेटे? साहित्य मैम, साहित्य। साहित्य का आंसर है ये। अब बाकी बताओ, उनका सेम आया या अलग आया? तन्वी आपका आंसर क्या? पलक का कोई आंसर नहीं आ रहा है, क्या हो गया? मैम यही सीक्वेंस आ रही है फर्स्ट वाले की और सेकंड वाले का HI। अच्छा अच्छा ही आ रहा है। दोनों आंसर ठीक है आप दोनों के। इसकी एक्सप्लेनेशन पहले की साहित्य तुम दो। मैम एक्सप्लेनेशन मैम इसकी है कि जो थर्ड वाला है मैम उसमें NO2 ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसके कारण मैम इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। और मैम सेकंड और थर्ड जो फर्स्ट वाला है मैम इसमें OCH3 ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तुम ना इफेक्ट बोल के किया करो क्वेश्चन को, कहानी तुम्हारी सारी सही है। नाइट्रो का तुम्हें माइनस बोलना है हाँ, बस ऐसे साइड किया इफेक्ट है। करो। ये है प्रॉम्प्ट आपका आंसर कि मैडम इसमें प्लस एम है और एसिडिक करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम। सही है बेटे, वैसे प्लस आई और प्लस HC होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस आई और माइनस HC होता है। ठीक है, तो इसमें दोनों ही माइनस हैं और इसमें ये प्लस है और यहाँ पे C6H5 अकेला ही है, तो इसलिए ऑर्डर 3-2-1 होगा। मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द अल्कोहल। तन्वी तुम्हारा ये आंसर HI क्यों है? मैम क्योंकि जो आयोडीन है उसका साइज बहुत बड़ा है, उसके लिए मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी, तो इसलिए एक लाइन बिल्कुल सही, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी बहुत कम है, वीक बॉन्ड है। ठीक है, इसलिए ये या बच्चा ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये भी बोल सकते हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है वो भी बोल सकते हो। सारे आंसर सही है, गुड गोइंग। दोनों के दोनों आंसर सही है। बाकी बैठे मत रहो भाई, अगर देखो क्लास में आपकी मर्जी है, आप बैठ के अपना 1 आवर या 1.15 आवर वेस्ट कर दो या उसमें पार्टिसिपेट करके यू विल गेन समथिंग। अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स आएगा, मुझे लगेगा कि बच्चों को आ रहा है, तो मैं और टफ क्वेश्चन पे लेके जाऊंगी और टफ पे थोड़ा लेवल बढ़ेगा। अगर तुम ऐसे ही बैठे रहोगे तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं इनको ये भी मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो क्लास में रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तो तुम्हें सिर्फ ये फोकस करके चलना है कि हमें नीट का पेपर निकालना है, जैसे मर्जी सिलेक्शन चाहिए। स्पिरिट तो रखो कम से कम पॉजिटिव, तभी मेहनत होगा तुमसे। अभी तो हम तुम्हें कैमरा ऑन करने के लिए नहीं कहते, जबकि होना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज सुनो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज के भी मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ही लिखूंगी। सबसे पहले तो अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स सॉल्युबल हैं वाटर में, कारण क्या है? अल्कोहल्स एंड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी, फिनॉल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल सही है दोनों के आंसर, सॉल्युबल इन वाटर। तो दो कारण है इसके।
एक तो पहली बात है कि ये पोलर है, और दूसरी बात है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मैम इंटरमॉलिक्यूलर, पोलर का क्या मतलब होता है? अरे पोलर का मतलब है कि ओ नेगेटिव और H प्लस होता है अल्कोहल। लाइक डिसॉल्व लाइक नहीं पढ़ते हैं साहित्य? यस मैम, यस। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब होता है पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर में घुलेगा, और वाटर तो पोलर है, यस मैम। तो पोलर पोलर को घुलेगा। ठीक है ना? तो ये इसलिए लिख दिया। अगर ये याद ना रहे तो पेपर में ऐसा ढूंढ लेना कहीं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो आपको समझ आ जाएगा कि पानी पोलर है, वो भी पोलर होगा। चलो दूसरी बात, अच्छा ये कौन बताएगा कि जैसे जैसे अल्कोहल्स में आर्स का ग्रुप का साइज बढ़ता है तो उनका कम होता है सॉल्युबिलिटी या ज्यादा होती है? मैम क्योंकि मैम जो कम अल्कोहल आती है तो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं, स्टेरिक लार्ज हिंड्रेस हो जाती बल्कि ग्रुप होता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मतलब इनहिबिट करता है, लार्ज बल्कि ग्रुप होता बिल्कुल है। बिल्कुल। So that means as the size of the R increases, their solubility decreases, क्योंकि स्टेरिक फैक्टर आ जाता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर अच्छे से नहीं हो पाती है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें, ये तो सॉल्युबिलिटी की बात हो गई है ना, वो तो में कहानी आती है। उसके बाद करें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल्स की। एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, वैसे तो ये तो देखो आर ग्रेटर देन द एल्केन्स होंगे ना, यस मैम। कार्बन से तो ज्यादा होंगे क्योंकि ये पोलर है। चलो दूसरी कहानी ये है कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी डाटा से आते हैं। मैंने एक लिख दिया CH3CH2OH जो कि तुम्हें पता है इथानॉल है, एक लिख दिया CH3OCH3 जो कि तुम्हें पता है मिथॉक्सीमिथेन है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए नाम लिख दिया है मिथॉक्सीमिथेन, और एक लिख दिया 3 कार्बन वाला एल्केन CH3CH2 और CH3। इनके अप्रोक्सीमेटली एक जैसे मॉलिक्यूलर मास हैं, ठीक है, बिल्कुल एक जैसे तो नहीं है, खैर चेंज तो है ही है। एनी हाउ, तो इनके अगर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करनी है तो तुम्हें कैसे लगता है कि किसका सबसे ज्यादा होगा? अल्कोहल का सबसे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद ईथर का होगा, और उसके बाद एल्केन का होगा। ठीक है ना, ये बहुत इजी है, इसमें कुछ खास काम करने वाला नहीं है, क्योंकि ये हाई पोलर है, हाईली पोलर, ठीक है, और ये नॉन पोलर है, ठीक है, चार्ज सेपरेशन ही नहीं है। तो इस तरीके से बाकी बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे अरेंज करना पूछा हुआ है। आपको पता है ना कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होते हैं, यस मैम। है ना? यस मैम। क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, वो तो सब बच्चों को पता, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होंगी उतना कम होगा। तो इस तरह से इसका कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अल्कोहल के बारे में। बाकी एसिडिक करेक्टर के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था ना, मिथेनॉल वाला पॉइंट। मैम यस। यस मैम बता दिया था। चलो बस इसका ये आता है। अच्छा, फिनोल्स आर एसिडिक देन अल्कोहल, व्हाई? मैम रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाते हैं, मैम फिनॉल में रेजोनेंस तो स्टेबल वो ज्यादा H प्लस आयन रिलीज कर पाते हैं। फिनॉक्साइड आयन होता है, और अल्कोहल्स में अल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन। ऐसा एक लाइन में आंसर लिख देते हैं कि जो फिनॉक्साइड आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना? बोलो तो यस मैम। फिनॉक्साइड आयन इज मोर resonance stabilized than phenol, more stable resonance होता है इसमें, stable resonance। चलो रख दो, रेजोनेंस को भी ठीक कर देते हैं थोड़ा सा, रेजोनेंस देन द एल्कोहल। वो पहले तो फिनॉल लिखो, देन द फिनॉल, इसकी स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ नहीं पूछेगा इससे। और एल्कोक्साइड में नो रेजोनेंस, एल्कोक्साइड में नो रेजोनेंस। तो ये हो गए इसके कुछ एसिडिटी के क्वेश्चन, और एसिडिटी भी आप आराम से इसकी सॉल्व आउट कर सकते हो। उसके बाद है रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। तो रिगार्डिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कोहल, देखो भैया एल्कोहल के काफी सारे रिएक्शंस हैं। देखो एल्कोहल में न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकते हैं एल्कोहल। एल्कोहल में आपको लॉन पेयर दिखाई दे रहा है बच्चे? यस मैम। तो अगर लॉन पेयर है तो ये किसी भी, मान लो कार्बोकटाइन ही ले लो,
इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो ये हो गए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए एज न्यूक्लियोफाइल नंबर 1। ये तो एक तो ये रिएक्शन हो सकता है। दूसरा रिएक्शन क्या हो सकता है कि अगर मेरे पास मान लो कुछ ऐसे करके अल्कोहल है, ठीक है, और एसिडिक मीडियम था तुम्हारे रिएक्शन में, तो एसिडिक मीडियम था तो तुमने RCH2OH2 प्लस बना दिया, तो उसके बाद तुमने लॉस ऑफ वाटर कर दिया तो RCH2 प्लस बन गया। तो अब यहाँ पे बन गया कार्बोकेटाइन। तो जब मैम आप एज इलेक्ट्रोफाइल। हाँ कार्बोकेटाइन बन गए तो अब तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गए। तो एज अ इलेक्ट्रोफाइल भी इसका रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, बाकी तीसरा रिएक्शन जो हो सकता है वो तो तुमने अभी देखा। हम दूसरा वाला कैसे हुआ मैम? एक मिनट बोल, एक मिनट सुनती हम हूँ, दूसरा वाला कैसे हुआ मैम, मैं करता हूँ। बोलती हूँ बताती हूँ। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर आपके वहां पे एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम ने आपके OH पे अटैक किया और OH2 लीव करके CH2 प्लस आ गया। अब जब CH2 प्लस आ जाएगा तो मान लो Br नेगेटिव का यहाँ पे अटैक हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर कार्बोकेटाइन बन गया, इस पे Br नेगेटिव का अटैक होगा तो Br नेगेटिव तो न्यूक्लियोफाइल हो गया, और ये क्या हो गया इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, पर अगर एसिडिक मीडियम होगा तो। अगर मीडियम एसिडिक नहीं है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। और बाकी थर्ड कैटेगरी का रिएक्शन है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल का मतलब है कि H प्लस हटाएंगे उसकी जगह पे कोई मोर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इसके 3 तरह के रिएक्शन। अब आपको समझ में आया जो आपने इलेक्ट्रोफाइल वाला पूछ रहे थे? यस मैम, समझ अभी गया। आएंगे ये रिएक्शन, अभी तो मैंने जर्नल में बताया। और इसे ना कई ऐसे भी पढ़ लेते हैं बच्चे कि एक तो ये बॉन्ड टूट सकता है, एक ये बॉन्ड टूट सकता है, और एक ये बॉन्ड टूट सकता है। तो ये शॉर्ट में ऐसा भी ठीक है, मतलब या तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा आपका, या आपका C और O का। अच्छा, इसमें भी ये ध्यान रखना, फिर इसमें आपका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, उस हिसाब से ये होगा। इस वाले में OH बिल्कुल ही चला जाता है, इस वाले में O और H का बॉन्ड जाता है। तो इस वाले को तुम ऐसे याद रखो कि ये न्यूक्लियोफाइल वाला है, क्योंकि नहीं तो फिर सेकंड और फर्स्ट सेम कर दोगे तुम। इसमें इसको ऐसे याद रखना कि ये न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन है। अब देखें जी कैसे रिएक्शन होते हैं, इनके क्या क्या कंडीशंस हैं, कैसे पता लगेगा कब होगा कब नहीं होगा। तो सबसे पहले एक पहली कैटेगरी कर लेते हैं हम, सबसे आसान वाली, रिएक्शंस ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। रिएक्शंस ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टर के रिएक्शंस क्या हैं? तो बच्चा जी अल्कोहल, मैं आपको रिएक्शन देती हूँ, आप खुद बना लोगे प्रोडक्ट, पर इसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो फिर म्यूट पे। अरे म्यूट पे रहो भाई, ऐसे तो फिर मैं बात नहीं कर पाऊंगी। कौन ढूंढेगा कौन अनम्यूटेड है? ब्रो बताओ, ऐसे मत करो भाई, वैसे तो बाकी भी डिस्टर्ब होंगे, तुम अपने घरों के काम करी जा रहे हो बीच में। चलो, ये रिएक्शन है एक दिया बेटा तुम्हें, बैलेंस मैंने कर दिया है, वैसे तो आप खुद भी कर सकते थे। दूसरा रिएक्शन मैंने तुम्हें ये दे दिया, और थर्ड रिएक्शन तुम्हें मैंने दे दिया ये, डायरेक्ट रिएक्शन है बिल्कुल। बनाओ प्रोडक्ट, क्या क्या होगा इसके पीछे मैं कारण भी पूछूंगी। बना लो, 1 मिनट बैलेंस कर लो। बना ली होंगे, इतना टाइम कंज्यूमिंग था नहीं। पहले का आंसर बताओ। मैम 2NaOH और R वाला लोग निकल जाएगा। मैम और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे क्या लगाऊं? मैम Na। Na। मैम Na पॉजिटिव। अब ये बताओ ये क्या बना, इसका नाम क्या है? मैम मैम सोडियम सोडियम एल्कोक्साइड। एलऑक्साइड। एल ऑक्साइड। और साथ में क्या रिलीज होगा? मैम हाइड्रोजन H2 गैस। हाइड्रोजन। ठीक है, इसका बताओ। ALOH थ्राइस।
हाँ ठीक है, क्योंकि ये एल्युमिनियम की 3 वैलेंसी होती है, तो इसको 2 ले लो, फिर इसको 6 ले लो। तो CH3 CH3 ये सारा कितना हो गया तुम्हारा, थ्राइस एल्यूमिनियम 3 हाइड्रोजन। इसमें बताओ, ये तो अभी इतना करके आए हो रिएक्शन। मैम सोडियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस। Yes. सोडियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन, तो ये तो तुम सब कर मैम लोगे, कोई ऊपर बड़ा वाले में ऑक्सीजन भी तो लगेगी। इसमें मैम ऊपर वाले में ऑक्सीजन। लगेगी, हमने छोड़ दिया, बिल्कुल लगेगा। चलो ये तो तुम्हें आता था, कोई बड़ी गेम नहीं है। अब क्वेश्चन ये है, निकल के आता है, इसको सारे को ट्वाइस भी लेना पड़ेगा तभी 6 समझे। इसका क्वेश्चन ये है कि इससे तुम्हें क्या ज्ञान हुआ कि अल्कोहल्स क्या हैं। हम स्लाइड कर लेते हैं। तुमने अभी एक पता क्या काम किया है, तुमने अभी ये काम किया है कि ये अल्कोहल का H दिया है, तो जिसको दिया है, अब ये तो हो गया एसिड, तो जिसको दिया है वो क्या होगा, बेस होगा। यस मैम। Yes, ma'am. तो बताओ ये कौन सा एसिड है जो ऐसे इलेक्ट्रॉन देता है, H+ देता है। मैम ब्रोंस्टेड एसिड। दिस इज अ ब्रोंस्टेड एसिड, या वैसे आर्हीनियस भी यही होता है ना। यस मैम। तो ये इसने इसको दे दिया, तो तुम्हारा बन गया एक ये। और ये केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, मैं लास्ट क्लास में भी तुम्हें ये बता चुकी हूँ। और एक ये, तो अगर ये एसिड था और ये बेस था, अब ये बन गया इसका कंजुगेट बेस, और ये बन गया इसका कंजुगेट एसिड। यस और नो। यस मैम। अच्छा, तो अब ये बताओ तुम मुझे कि हम पढ़ते थे ना कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका वीक कंजुगेट बेस होगा, और अगर वीक एसिड है तो उसका स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होगा। अब अल्कोहल के बारे में तुम्हारा क्या विचार है, ये कैसे एक्ट करते हैं। और सारे SN1 SN2 में इसको बहुत पढ़ाया गया। वीक एसिड है। बिल्कुल, अल्कोहल्स क्या है, वीक एसिड है, मतलब ये वीकली एसिडिक मीडियम गिना जाता है जब रिएक्शन में लगा होता है। तो अगर ये वीक एसिड है तो इसका जो कंजुगेट बेस है एल्कोक्साइड, वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और बहुत ज्यादा यूज होता है इस चीज का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब भी O नेगेटिव प्रेजेंट होता है तो वो SN2 रिएक्शन माना जाता है। क्यों SN2 माना जाता है, क्योंकि जो आपका RO नेगेटिव है वो क्या होगा, बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है ना। और स्ट्रॉन्ग बेस कब नीडेड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस तब नीडेड होते हैं जब हमारे पास SN2, SN1 में तो बेस चाहिए ही नहीं। ठीक है जी। तो अगर इसका एसिडिक करेक्टर लगाना है तो क्या ऑर्डर रहेगा, वो तो तुम्हें पढ़ ही लिया है कि मैम प्लस प्राइमरी सबसे ज्यादा होगा। प्राइमरी सबसे ज्यादा होगा, या 0 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इसका एसिड बेस कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। बाकी अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो एल्कोक्साइड तुम्हारा बेस गिना जाएगा, वाटर एम्फोटेरिक है, वो उस टाइम पे एसिड होगा। ठीक है। यस मैम। यस। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसका। नेक्स्ट रिएक्शन है सेकेंड वन, एस्टेरिफिकेशन। ये भी इस कैटेगरी का है। किस कैटेगरी का है, एसिडिक करेक्टर का, एस्टेरिफिकेशन। तो ये हो गया तुम्हारा अल्कोहल, ये हो गया तुम्हारा एसिड। बहुत बच्चों ने ये बात पूछी है, कई बार स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है। चाहे ये रिएक्शन कर लो, पहले मैं सारा लिख लूं फिर बताती हूँ। चाहे आप एसिड का डेरिवेटिव ले लो। अब एसिड का डेरिवेटिव क्या हो सकता है, या तो एसाइल हैलाइड हो सकता है, इसमें बेस लगता है बेटा, याद रखना, पिरिडिन लिखते हैं। या एसिड का डेरिवेटिव ले लो आप एनहाइड्राइड, RC डबल बॉन्ड O एंड R। ठीक है, इसमें H+ लगता है और ये रिवर्सिबल होता है। अच्छा, अब देखो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का मतलब है एस्टर बनना, है ना। तो एस्टर तो बना लोगे तुम, सब बचे। ये एरोमेटिक में भी हो जाता है रिएक्शन, RC डबल बॉन्ड O OR प्लस वाटर, है ना। अब कहानी ये है कि कौन H+ देगा और कौन OH नेगेटिव देगा, ये कैसे पता लगेगा। कहाँ से H+ लोगे और कहाँ से OH लोगे, कैसे पता लगता है बताओ। मैम वो एच में मिस जाएगा।
OH वाले साइड अल्कोहल से जाएगा H में। अल्कोहल से H या OH? मैम H जाएगा अल्कोहल पे। अल्कोहल से OH जाएगा। नहीं, OH नहीं जाता, H जाता है। एसिडिक करेक्टर का रिएक्शन है ये इसके, ये वीकली एसिडिक है, H जाएगा और यहाँ से OH जाता है। इसे डेटिंग से भी कैलकुलेट करते हैं, जो कार्बन रेडियो आइसोटॉप डेटिंग होता है ना मेथड, जिसमें ऑक्सीजन को रेडियो एक्टिव लेके देखते हैं कि किस साइड से ऑक्सीजन आया है। अच्छा, कौन बच्चा बताएगा कि ऐसा? बोलो। स्ट्रॉन्गेस्ट होगा मैम, वो देगा H पॉजिटिव। मैं वही तो बात कर रही हूँ ना। देखो अब इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या होगा? अब देखने में तो ऐसा लगता है कि अल्कोहल जो है, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसे H+ देना चाहिए और अल्कोहल को OH देना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि जो आपका ROH है वो बेस की तरफ नहीं जाता है। मतलब ये जो आपका, जैसे कि अब हमने अभी पढ़ा कि ROH जो भी है ना, ये वीक एसिड है, पर ये जो बना देता है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस बना देता है। तो जब यहाँ से RO नेगेटिव रिलीज होगा ना, ये जो यहाँ पे रिलीज हो रहा है, इसको डैश डैश लगा रहा है, तभी रिएक्शन एक्सेलरेट होगा, शुरुआत तभी होगी रिएक्शन की। तो इसलिए अगर तुम ऐसा कर रहे हो, ठीक है, मतलब इसको ऐसे लगा रहे हो दिस कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन इस रिएक्शन में होता ही नहीं, मैकेनिज्म में इसका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है ही नहीं है। और वैसे भी ये कोई आपका 3 डिग्री थोड़ा है ना जिसमें होगा, सॉरी, हाँ SN1 होगा। तो यहाँ पे फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में OH नेगेटिव कैसे ब्रेक हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है, बट उसके साथ कंपैरिजन वाला फैक्टर आपको देखना पड़ता है कि वो, देखो वैसे तो इसमें रिएक्शन में रिवर्सिबल लिखा हुआ है कि दोनों साइड से ये काम हो सकता है, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने इसके साथ H+ के साथ अटैच करके वाटर का लूज इसमें फैसिलिटेट हो जाता है। बट इसमें नहीं हो सकता कुछ भी और, इसमें मतलब आप कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है, मतलब ये SN1 की कैटेगरी है ही नहीं है। ठीक है, नो डाउट कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, उसको H+ देना चाहिए, बट क्योंकि एसिडिक कंडीशंस थी, तो एसिडिक कंडीशंस के कारण वाटर का लॉस हो जाता है, तो इधर से ये फैसिलिटेट हो जाता है और इधर से ये एल्कोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो फैसिलिटेट हो जाता है और फिर ये बन जाता है, तभी तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल जाता है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी है, यहाँ पे अल्कोहल ही आपका H+ देता है। ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है और सेम प्रोडक्ट बनेगा सभी में, बस बाय प्रोडक्ट अलग अलग है। ठीक है, इसमें भी ये बनेगा, HCl बाहर आ जाएगा इसमें, ठीक है, और इस वाले में तो एक यही बाहर आ जाएगा। आपको एस्टर बनाना है, 2 यहाँ से लिए चाहिए और कितने 2 चाहिए होते हैं RCOR, तो एक यहाँ से चाहिए, तो O और H यानी कि एक ये बन जाएगा एसिड। तो ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी एसिडिक करेक्टर ऑफ अल्कोहल के अंडर आता है, क्योंकि फैसिलिटेट तभी होती है प्रोसेस जब आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस इससे बने, स्ट्रॉन्ग चीज बने, और यहाँ पे फैसिलिटेट इसलिए होती है क्योंकि वाटर गुड लिविंग ग्रुप है और ये एसाइल फटाफट से कंबाइन कर सकता है उसके साथ। अच्छा चलो, इसका नाम क्या है? ये आएगा वैसे आज रिएक्शन इसका। What is the name of this compound? Orthohydroxysalicylic acid. यस मैम। बेंजोइक एसिड, सॉरी। तो ये ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, इसका IUPAC नेम हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और वैसे इसका नाम क्या है? सैलिसिलिक एसिड। क्या होता है सैलिसिलिक एसिड? जो आपकी मेडिसिन होती है ना, एस्प्रिन, यस मैम। तो इससे बनती है। कैसे बनती है? देखो, CH3CO ट्वाइस यानी कि एनहाइड्राइड ले लिया एसिडिक कंडीशन में। अब आपको तो ये बात पता है कि अल्कोहल्स एसिडिक होते हैं, तो H+ यहाँ से जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे एसिड ग्रुप तो एज इट इज रहेगा, OCOCH3 लग जाएगा। हाँ, OCOCH3 लग जाएगा, और जो यहाँ पे एक बचा CH3COOH ये बन जाएगा। तो ये वाले कंपाउंड का नाम होता है एसिटाइल, मतलब एसिटाइल ग्रुप तुमने इंट्रोड्यूस किया ना, बाकी सेम ही है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और ये है तुम्हारा एस्प्रिन। ठीक है, अब देखो एस्प्रिन क्या करती है, ये जो आपकी मेडिसिन है, ये एक तरह से एनाल्जेसिक है, एक तो है ना। एनाल्जेसिक क्या होती है? मैम पेन रिलीव रिलीविंग। करती है। एंटी इन्फ्लामेटरी है या एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टीज रखती है,
अब जब एस्प्रिन को हम एम्प्टी स्टमक नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एस्प्रिन जब आपके पास डिसॉल्व होती है, देखो एक तो एसिड भी आ रहा है ना साथ में, तो इसका यूज सैलिसिलिक एसिड ये जनरेट कर देती है, और सैलिसिलिक एसिड एसिडिटी करता है, इसलिए इसको एम्प्टी स्टमक अवॉइड करते हैं। तो एक तो चलो इसके दोनों के फॉर्मूले आने चाहिए। तो ये रिएक्शन थे हमारे, कितने हो गए हैं इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में, 3। पहला रिएक्शन था मेटल्स के साथ एसिडिक करेक्टर का। दूसरा रिएक्शन था आपका एस्टेरिफिकेशन, और 2 ही है, एस्टेरिफिकेशन और तीसरा फिर ये भी उसका मतलब उसमें एक में 2-2 3-3 रिएक्शंस हैं। ये सब एसिडिक करेक्टर के रिएक्शन। आप कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे? अब C और OH के बीच वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, ठीक है। अब रिएक्शन सेकंड कैटेगरी हो गई, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ C and OH bond। सबसे पहला रिएक्शन है, ये सब बच्चों को क्लास में आता होगा, लुकास टेस्ट। पढ़ा हुआ है बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. मैं रिएक्शन लिखती हूँ, फिर मुझे बताना कैसे होता है। CH3 CH2 OH plus HCl, ZnCl2 हाँ, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एंड HCl। वाटर निकल जाएगा और बाकी जुड़ CH3 जाएगा। CH2 Cl plus H2, H2O। ये प्रेसिपिटेट होते हैं। फिर CH3 CH3 HOH, ये भी सेम, ये भी सेम, तो आंसर आ जाएगा CH3 CH3H Cl प्लस वाटर, और ये भी प्रेसिपिटेट ही है। फिर 3 डिग्री, ये भी प्रेसिपिटेट है प्लस वाटर। अब ये देखो जो 3 डिग्री, आपको सबको पता है कि क्लोरीन नीचे बैठ जाती है, व्हाइट कलर के इसके प्रेसिपिटेट आते हैं। तो क्लाउडीनेस लिखा होता है कई जगह, या कई जगह टर्बिडिटी लिखा होता है, या कई जगह पीपीटी लिखा होता है। तीनों बातें सही हैं, ठीक है। अपीयर इमीडिएटली। Immediately. In case of first degree। इमीडिएटली, ठीक है। तो यहाँ पे पीपीटी फॉर्म्ड After some 5 minutes। 10 minutes, after 5 to 10 minutes। And what about this? मैम ओनली अपॉन हीटिंग। देखो एनसीईआरटी लिख देती है अपॉन हीटिंग, पर ये पूरी सच्चाई नहीं है। पीपीटी डू नॉट फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, ये है मेन। तो बाकी देखो एंड अपीयर ऑन हीटिंग, वो थोड़े बहुत ही बनते हैं, मतलब हमें वैसे कुछ नहीं दिखता है। तो Yes. इतना तो समझ में आ गया कि लुगास टेस्ट इज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल्स। बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी हाँ, distinguish between the 1 degree 2 degree and 3 degree alcohols, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, कैसे होता है ये रिएक्शन, क्यों ऐसे होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्या कारण होता है भाई, कौन बताएगा? क्या है? मैम What is the SN1 reason? मैम कार्बोकैटायन फॉर्म होता है SN1 रिएक्शन। कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, ये पहली बात। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म फिर क्या होगा? मैम SN1। SN1 मैकेनिज्म होगा, और SN1 मैकेनिज्म में 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू। यहाँ पे इसका रीजन क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन, ठीक है। तो कार्बोकैटायन प्राइमरी भी हो कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, तो आपका स्टेबल होना चाहिए। बेंजाइल तो प्राइमरी होता है पर वो स्टेबल होता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन इफ R इज एल्काइल ग्रुप। मैंने इफ क्यों लिखा है आप समझने वाले समझ रहे होंगे, क्योंकि अदरवाइज तो कई केसेस में तो 1 डिग्री भी स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना, अगर डीलोकलाइजेशन हो। तो अगर R एल्काइल है तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री, ये है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, यस मैम। ओके जी। तो नेक्स्ट रिएक्शन है इसका फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ। ये भी आपने पढ़ा हुआ है एल्काइल हैलाइड्स में, मेरे ख्याल से पढ़ा हुआ है ना। इसमें रिएक्शन विद द फॉस्फोरस हैलाइड्स। अब फॉस्फोरस हैलाइड के साथ जैसे RCH2Cl प्लस PClOH है। Cl तो 5 बनेगा, केमिकल प्रॉपर्टी है। PCl5 के साथ तो आपके पास आता है RCH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। या ये सब उसमें पढ़ा हुआ है आपने पिछले चैप्टर में। PCl3 के साथ करते हैं 3 मॉलिक्यूल्स, तो आपका आंसर आता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCH2Cl प्लस H3PO3। कई बार इसकी जगह पे P और Br3 भी लिखा होता है, या कई बार इसकी जगह पे P एंड P प्लस Cl2 भी लिखा होता है। उसका यही मतलब है, उससे ही ये बनते हैं PCl3 एंड Br3। ठीक है, तो ये क्लियर है सभी को। यह एक डार्जन्स प्रोसेस होता है, पता है ना सभी को। यस मैम। तो ये बन जाएगा RCH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। मैंने इसके मैकेनिज्म नहीं करवाए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें आते होंगे कि कौन SN1 होता है, कौन SN2 होता है, किसमें इन्वर्जन होता है, किसमें ये होता है। आते हैं तो ठीक है, नहीं तो व्हेन विल डू द क्वेश्चन विल डिस्कस, क्योंकि ये पिछले चैप्टर के हैं, इस चैप्टर में इसका कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद थर्ड डाउट है बोलो। हम टर्शियल कोर्स में ज्यादा रिएक्टिव क्यों है और सेकेंडरी और प्राइमरी से? आप इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? यस मैम, यस मैम, यस। क्योंकि टर्शरी अल्कोहल के केस में जो इसका SN1 मैकेनिज्म है पहले तो इस रिएक्शन का, तो SN1 मैकेनिज्म है तो कार्बोकेटाइन बनता है। तो कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। और ये सिर्फ तभी ट्रू है अगर R आपका एल्काइल ग्रुप है। अगर मान लो आपका बेंजीन रिंग आ गया और बेंजीन के ऊपर SN1 क्यों है मैम? SN1 क्यों है मैम? आपने मैकेनिज्म किया नहीं हुआ इसका। इसके मैकेनिज्म में SN1 कार्बोकेटाइन बनता है स्टेबल, और जिसके मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बनता है स्टेबल वो SN1 ही होता है। Have you done this mechanism or not? मैम इस वाली रिएक्शन में की कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे करेंगे। अभी मुझे थोड़ा सा इसको कंप्लीट करना है। अगली क्लास में ना हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत थोड़ी बचेंगी। मुझे, तुम्हारा नाम साहित्य है ना? यस मैम। मेरी क्लास है तुम्हारे साथ फ्राइडे को, तो मुझे ये याद करवाओगे कि मैडम लुकास टेस्ट का, हाँ क्योंकि मुझे लगता है कि सारे बच्चों को भी नहीं आता होगा। और PCl5 के ना 2 मैकेनिज्म है, एक सॉलिड वाला एक गैस वाला, और PCl3 का और डार्जन्स प्रोसेस का SOCl2 का। कि मैडम ये 4 मैकेनिज्म करा दो, फिर मैं अगली क्लास में करा दूंगी आते ही। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो एक बच्चा क्लास में से, मुझे आते ही रिमाइंड करा देना जल्दी ले से। लिया और ले मुझे लिया। याद दिलाना है, भूलना नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये पिछले चैप्टर की यस बात है, मैम। हो सकता है पिछला चैप्टर हमने थोड़ा जल्दी किया हो तो नहीं किया होगा। अभी मैं ये कंप्लीट करा देती हूँ आपको, ये आते ही अगली क्लास में आते ही करा दूंगी, डोंट वरी। चलो, ओके। अब ये इस चैप्टर का रिएक्शन है थर्ड वाला, इसका यहीं पे कर लेंगे। डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन तो पता ही है ना बच्चों तुम्हें क्या होता है? इसमें वाटर का रिमूवल। यस मैम, वाटर का रिमूवल। वाटर का रिमूवल, बिल्कुल सही।
डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में देखो बेटा, यहाँ पे जितने भी कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट आते हैं वो सब करने होते हैं, तो इतना इजी गेम नहीं होता कि फटाफट से वाटर निकाल दिए दैट्स ऑल। अगर आपको लगता है कि कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है कहीं से, तो वो साथ में लेके चलना है। जैसे रिएक्शन ले लिया CH3 CH2OH, और फिर उसके बाद H2SO4 ले लिया, और 443 केल्विन टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो बाकी बच्चों को पता है ना कि अगर टेम्परेचर में गड़बड़ी की तो फिर ये ईथर भी बन जाता है, तो टेम्परेचर याद रखना है। इसमें लोअर हाई टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है और वाटर। इसका मैकेनिज्म यहाँ कर लेते हैं क्योंकि ये इसी चैप्टर का है। ये तो तुम्हें आता भी होगा थोड़ा बहुत। जैसे अब देखो एसिडिक कंडीशंस है ना, एसिडिक कंडीशंस क्या करेंगी, 2H प्लस SO4 2 नेगेटिव। नेक्स्ट क्लास में 3 ये, फिर रीमर टीमन का, उसके बाद डाउस का आज करवा दिया तुम्हें, 2 रिएक्शन और थे। चलो मैं देखती हूँ याद करके, 1-2 और थे, वो सारे मैकेनिज्म ही पहले कर लेंगे। H2SO4 और H+ और ये बन गया ना। अब बेटा सबसे पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। अब देखो यहाँ पे ये एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, तो बेटा जी जब ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा तो ये यहाँ पे आ गया CH3 CH2 OH2 और प्लस। ठीक है बेटा, अब देखो ये बन गया, इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनेटेड एल्कोहल। बाकी तुम्हें समझ में आ रही है ये बात कि ये न्यूक्लियोफाइल था। GOC का ज्ञान बहुत जरूरी है, उसे भगवान मान के चलो, तब आएगी ऑर्गेनिक। अब उसके बाद वाटर का लॉस कर दो। वाटर का लॉस कर दिया तो CH3 CH2 प्लस, तो ये है सेकेंड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। हाँ ये देखो, वैसे ये 1 डिग्री बना दिया है मैंने, पर ये 3 डिग्री वाला सबसे फास्ट देगा रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन है तो रिएक्शन में एसिडिक कंडीशंस आर देयर, तो उसे कुछ बाहर वाले की जरूरत ही नहीं पड़ती, देख लो खुद ही एडजस्ट हो जाता है। कैसे एडजस्ट हो जाएगा, क्या कह रहे? हाँ हाँ, जो H+ लिया था वो वापस चला जाएगा और आपके पास ये बन जाएगा एल्कीन। More is the stability of the carbocation formed, more is the you can say rate of the reaction. देखो बाकी अगर मुझे ये लिख देनी चाहिए बात ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बात रहे, अगर तो 3 मैं लिख दूँ ये बात, more is the stability of the carbocation, more is the stability of the carbocation, more is the rate of dehydration of alcohol. रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, उतना रेट ऑफ डिहाइड्रेशन होगा। तो इसका प्रूफ है हमारे पास, ये जो 3 डिग्री है ना, इसमें तुम डालो 20% वीक, इससे H3PO4 भी डाल दोगे, 358 केल्विन रहता है टेम्परेचर, तब भी आंसर आ जाता है। अब ये 3 डिग्री में इतना ज्यादा हाई रेट होता है कि ये बना देता है एल्कीन। ठीक है, मतलब इतने वीक में भी। और अगर तुमने ये कर दिया 2 डिग्री और इसमें 85% डाल दिया H3PO4 और 440 केल्विन, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? नहीं, तब भी आपके पास यही है। अच्छा 3 थे ना, तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा एल्कीन प्लस वाटर। यानी कि 3 डिग्री में कुछ डालना ही आपके पास, यू कैन से 3 डिग्री इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि वो एल्कीन फॉर्म कर देगा फॉस्फोरिक के साथ भी, और ये 20% फॉस्फोरिक के साथ ही कर देगा। इसमें 85% डालना पड़ता है, प्राइमरी में डालना पड़ता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और टेम्परेचर भी कंपैरेटिवली ज्यादा डालना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री तो बनेगा ही नहीं क्योंकि ईन के लिए 2 कार्बन चाहिए। तो 1 डिग्री में सल्फ्यूरिक एसिड और 443, 2 डिग्री में क्या होगा? 2 डिग्री में
2 फॉस्फोरिक डिग्री में H3PO4 पर 85% वाला, ठीक है, और टेम्परेचर भी अच्छा खासा, और इसमें 20% से कम चल जाता, ठीक है। तो पेपर में ये कहानी याद रखनी है। चलिए अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज में डिहाइड्रेशन हमारा हो गया, ऑक्सीडेशन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, बस ऑक्सीडेशन रह गया इसका और कुछ मैकेनिज्म रह गया। नेक्स्ट क्लास में 100% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इसके क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या कैसे आ रहा है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आसान है, जल्दी कर लो तुम, ये करो पहले। IUPAC name of compound CH3 CH CH3O CH3 is, A है 1-methoxy 1-methyl, लास्ट में लिखा है ये पहले CH3 फिर CH CH3O CH3 is, है। हाँ हाँ उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो is है, is 1-methoxy 1-methyl इथेन, ठीक है। और B वाला है 2-methoxy, अच्छा ये तो नहीं आएगी लाइन, 2-methyl इथेन, C है 2-methoxy प्रोपेन, और D है आइसो प्रोपाइल मिथाइल ईथर। चलो मैं पोल जनरेट कर देती हूँ जल्दी से। चलो बेटा, जल्दी से आंसर दिया करो जल्दी से। ये देखो जब क्वेश्चन कराने का टाइम है तो भाग गए हैं कहीं, ऐसा नहीं करना है। कैसे चेक करोगे? सीधा एग्जाम में ही जाके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट क्विकली। ये आंसर दिए हैं आप लोगों ने। हाँ जी, क्या नाम होगा इसका? सबसे पहले तो ये याद रखो लाइफ में हमेशा अगर ईथर तुम्हें पेपर में आता है ना तो छोटे वाले ग्रुप को O देना है। अब ये 1 कार्बन वाला ग्रुप है, ये 3 कार्बन वाला ग्रुप है, तो O की पार्टीशन छोटे से करनी है। मतलब तुम्हें वो आंसर सही करना था पहले तो जिसमें मिथॉक्सी है, तो ऑप्शन नंबर A तो नहीं हो सकता, सॉरी ये D लिखा है ना, D नहीं हो सकता। अब बाकियों में सब में मिथॉक्सी है, अब बाकी नंबरिंग का प्रॉब्लम था। अब नंबरिंग को कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, अब ये मिथॉक्सी हो गया, जहां से भी कर लो तुम 1 2 3, तो तुम इसे 2 मिथॉक्सी प्रोपेन ही बोलोगे। 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल इथेन तो वैसे ही नहीं आ सकता, वर्ड रूट इथेन है, वर्ड रूट इथेन है, तो यही तो है ऑप्शन, और तो कुछ ऑप्शन ही नहीं मुझे सही लग रहा। ये ऐसे ही तो नंबरिंग करोगे, ये थोड़ा इसके साथ ले लोगे, 3 कार्बन वाला ही तो लोगे ना। तो मिथॉक्सी कितने पे है? 2 पे, 2 मिथॉक्सी, और बाकी क्या है आपका? प्रोपेन है। चलो कोई बात नहीं, जिसका सही है ठीक है, जिसका नहीं सही तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बताना है इसका प्रोडक्ट।
ये लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कशन किया है इसका, जल्दी से बताओ। चलो क्विकली बताओ जी, इसका आंसर क्या होगा? आई हैव जनरेटेड द कोड। सभी आंसर दिया करो, एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट। मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया है। CH3 CS CH3 CH2O, ठीक है। यानी कि अगर तुम्हें ईथर बनाना है तो बहुत सीधी सी कहानी है, एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री वाला लेना होगा जो कि ये है, और एल्कोहल आपको दूसरा लेना होगा हाई डिग्री वाला। अगर आप एल्काइल हैलाइड ज्यादा वाला ले लेते हो तो एल्कीन बन जाएगा, और ये दोनों की तो ऑप्शन ही नहीं थी। तो इसमें C और D में टाई था, जिसमें से C बिल्कुल सही है। ऑलवेज ऑलवेज रिमेम्बर, एल्काइल हैलाइड हमेशा 1 डिग्री होना चाहिए, और एल्कोहल जो है आपका बड़ा हो सकता है। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू फ्रॉम योर चैप्टर केमिकल प्रॉपर्टी से ही कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैकेनिज्म आप मुझे बताओगे इसका कि मैम करवा दो। ठीक है जी, चलो। Yes, 10 मिनट्स का आपका ब्रेक है, आप वाटर ब्रेक ले लो, देन यू आर हैविंग अ नेक्स्ट सेशन। ओके बेटा, टेक केयर, बाय। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.